साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल समग्र जीएस स्टडी पर। ठीक है, और वादे के मुताबिक आपके बीच लाया हूँ मैं आपके एएलपी और टेक्नीशियन के। ठीक है, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए जनरल साइंस और जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग सभी जानते हैं कि जो जनरल साइंस है उसका रोल जो है आपके रेलवे में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, यहाँ से साइंस का काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है, तो आप लोग अपनी साइंस को बड़े ही स्ट्रॉन्ग तरीके से कवर करके चलिए। ये आपके सिलेक्शन में एक निर्णायक भूमिका निभाएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं भी आपके लिए साइंस की और जीके जीएस की प्रैक्टिस कराऊंगा, तो उसी कमिटमेंट के हिसाब से मैं आज आपके बीच हूं। और हाँ, आप इसको थंबनेल में देख रहे हैं कि ये 10वां मॉडल पेपर या 10वां प्रैक्टिस सेट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे पूर्व हमने आपको 9 जो प्रैक्टिस सेट हैं वो पहले करा दिए हैं। आप जाकर उनको चैनल से देख सकते हैं। मैं इसको एक प्लेलिस्ट बना के उसमें डाल दूँगा, तो आप लोग वहाँ से उसको ठीक है पढ़ सकते हैं। तो आपका ज़्यादा वक्त जाया ना करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, और थोड़ी सी आपसे भी एक हमारी गुजारिश रहती है कि आप लोग चैनल पर आते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोग चैनल पर आते हैं दोस्तों, उसको सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ठीक है, सब्सक्राइब आप करते हैं तो हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। ठीक है, हम चाहते हैं कि और लोगों के जैसा हमारा भी जो YouTube का परिवार है वो भी परिवार, हमारा YouTube का परिवार बढ़े, तो आप लोग उसके सहभागी बने। ठीक है, आप लोग हमारे परिवार में आएँ, यही हमारी आशा और अपेक्षा है आप सभी से। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, यदि वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इनको लाइक भी कर दिया करें, और भी आपके जो भी ऐसे यार दोस्त रिश्तेदार जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी आप लोग ये शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं हम अपना आज का पहला प्रश्न। कह रहे हैं कि दूषित जल किस प्रकार शुद्ध होता है। ठीक है, दूषित जल जो है, ठीक है, कोई डर्टी वाटर है, उसको कह रहे हैं कि हम लोग कैसे शुद्ध करेंगे। तो ऑप्शन ए दिया गया है कि भौतिक उपायों से, बी रासायनिक उपायों से, सी जैव विज्ञान उपायों से, और डी इन सब के द्वारा। तो हम भौतिक उपायों से भी करते हैं, रासायनिक उपायों से भी करते हैं, और जैव विज्ञान उपायों से भी करते हैं। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन परत के लिए हानिकारक है कहाँ प्रयुक्त होती है। ठीक है, CFC जो गैस है उसका जो पूरा नाम होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ठीक है, CFC, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग फ्रेऑन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेऑन। ठीक, तो इसका जो प्रयोग होता है वो हमारे घर में जो रेफ्रिजरेटर रहता है, जिसको हम लोग फ्रिज बोलते हैं, उसमें भी होता है, झाग बनाने में भी होता है, और जो सौंदर्य प्रसाधन यानी कॉस्मेटिक्स हैं, ठीक है, महिलाओं के जो ब्यूटी वाले प्रोडक्ट होते हैं उनमें भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, और इसका जो मुख्य काम होता है वो प्रशीतक के रूप में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है वो सही हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका प्रयोग जो है इन चारों मतलब इन तीनों चीज़ों में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि आइजोल की राजधानी है, आइजोल राजधानी है। तो आइजोल जो है वो कह रहा है कि किस स्टेट की राजधानी है। तो आइजोल जो राजधानी है वो है हमारी किसकी? मिजोरम की। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मिजोरम की जो राजधानी है वो क्या है? आइजोल है। ठीक, इसके बाद त्रिपुरा जो दिया गया है, आप लोग बताएं क्या है त्रिपुरा की? त्रिपुरा की जो है वो है अगरतला। ठीक, त्रिपुरा की क्या है? अगरतला। नागालैंड की है हमारी कोहिमा। क्या है? नागालैंड की है कोहिमा।
और अरुणाचल प्रदेश की जो हो जाती है वो है ईटानगर। ठीक है, क्या है? ईटानगर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि एलिसा जांच संबंधित है। एलिसा ये एक टेस्ट है, कह रहे हैं कि ये किस चीज़ से संबंधित है? तो एलिसा जो जांच है वो है एड्स से संबंधित। ठीक है, एड्स जो बीमारी है उससे संबंधित, उसका पता कराने के लिए हमें क्या कराना पड़ता है? अपना एलिसा टेस्ट कराना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगीन टीवी में कौन से रंगों का मिश्रण रंगीन चित्र बनाता है? ठीक है, हमारे घरों में जो कलर टीवी रहती है, ठीक है, तो उस कलर टीवी में जो कई सारे कलर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो कह रहे हैं कि वो उन कलर्स का जो मिश्रण है या रंगीन जो चित्र हमें दिखाई देता है तो वो कौन कौन से रंगों से मिलकर बना होता है? तो हम जानते हैं कि हमारे जो प्राइमरी कलर, ठीक है, प्राइमरी कलर्स या जो प्राथमिक कलर कहें जिन्हें हम, वो होते हैं कौन कौन से? नीला, हरा और लाल। ठीक है, ये हमारे प्राइमरी कलर्स हैं। बाकी के जो कलर्स होते हैं इन सबको मिलाकर बनाए जाते हैं। ठीक, तो नीला, हरा, लाल जो कलर हैं ये हमारे प्राथमिक रंग हैं। इन्हीं रंगों के मिश्रण से हमें कलर टीवी जो होता है उस पर रंगीन चित्र दिखाई देते हैं। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। नेक्स्ट है, चलिए छठा प्रश्न कह रहे हैं कि 3 प्रतिरोध यानी 3 रेजिस्टेंस दिए गए हैं, R1, R2 और R3। ठीक है, ये 3 रेजिस्टेंस इन्होंने दे दिए हैं। इनको ये श्रेणी क्रम यानी सीरीज में इस प्रकार जोड़े हुए हैं कि R1 जो है वो R2 से बड़ा है और R2 जो है वो R3 से बड़ा है। तो इसमें शक्ति व्यय, कह रहे कि शक्ति व्यय किस में अधिकतम, मतलब सभी, ये कह रहे सभी प्रतिरोधों में समान होगा। R1 में अधिकतम होगा, R2 में अधिकतम होगा या R3 में अधिकतम होगा। तो इसमें जो हमारा शक्ति व्यय है, ठीक है, वो जो अधिकतम होगा वो होगा किस में? R1 में। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके अलावा आपको आता ही होगा कि यदि हमारे जो रेजिस्टेंस हैं वो श्रेणी में दिए गए हैं तो इसका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस हम निकालते श्रेणी में यानी सीरीज में तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, और यही जो रेजिस्टेंस यदि इनको हम लोग पैरेलल में लगाएंगे, ठीक है, यदि पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक, तो इसका जो रेजिस्टेंस निकलता है वो हम निकालेंगे 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, तो ये हो जाता है हमारा पैरेलल। ठीक, पैरेलल के लिए या समांतर उसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग। ठीक है, जब ये समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो हम लोग इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। किसी सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध कह रहा है किस चीज़ पर डिपेंड करता है? तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। एक विशेष तापमान पर स्थित रहता है और चालक पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक है, कैसा रहता है कि एक विशेष टेम्परेचर पर ये स्थिर रहता है, स्टेबल रहता है, और जो चालक पदार्थ है वो उस पर निर्भर करता है कि जो कंडक्टर है आपका वो कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, उस पर हमारा जो है रेजिस्टेंस, ठीक है, वो डिपेंड करता है। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि यदि 2 चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं, ठीक है, मतलब 2 कंडक्टर जो हैं वो एक ही दिशा में क्या ले जा रहे हैं? धारा या करंट को ले जा रहे हैं, तो क्या होगा? ठीक है, 2 कंडक्टर हैं, ये एक ही दिशा में ले जा रहे हैं, तो क्या होगा? तो ये जो कंडक्टर हैं वो एक दूसरे को आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एक दूसरे को आपस में आकर्षित करते हैं। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हाइड्रोमीटर किसी विद्युत विश्लेष या इलेक्ट्रोलाइट में ऊर्ध्वता, ठीक है, ऊर्ध्वता तैर सके, इसके लिए इसका गुरुत्व केंद्र कैसा होना चाहिए? ठीक है, तो इसका जो गुरुत्व केंद्र होता है, कह रहे कैसा होना चाहिए? तो
तो ये होना चाहिए हमारा नीचे विस्थापित होना चाहिए, ठीक है। इसका जो गुरुत्व केंद्र है वो कैसा होना चाहिए, नीचे विस्थापित होना चाहिए। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। 10वां प्रश्न कह रहे हैं कि घरों में पंखे और लैंप किस प्रकार लगाए जाते हैं। तो घरों में जो हमारा कनेक्शन होता है वो सीरीज में ना होकर कैसा होता है, वो पैरेलल में होता है, ठीक है। कैसा होता है कनेक्शन, पैरेलल में ये जो हमारा घरेलू कनेक्शन होता है वो लगा होता है, ठीक है। घर के जो अप्लायंस हैं वो पैरेलल में लगे होते, ठीक है। यदि सीरीज में लगे होते, ठीक, यदि हम लोग सीरीज में लगाते तो मान लीजिए हमारा कोई अप्लायंस ए, बी और सी है, तो यदि बी में कोई फॉल्ट आ रहा है तो हमारा सप्लाई, ठीक है, बंद हो जाएगा। तो हमारा जो सर्किट बनता है वो ब्रेक हो जाएगा और सारे घर की लाइट क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग किस में लगाते हैं, पैरेलल में इसको जोड़ते हैं। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा यहाँ पर सी, समांतर श्रेणी में, ठीक। नेक्स्ट आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए दोस्त, अंत तक देखिए, मज़ा आएगा आपको। उन क्षेत्रों में जहां विस्फोटक वातावरण होता है और जहां स्थायी आवेश द्वारा आग फैलने का खतरा रहता है, सभी को आवश्यक रूप से पहनने चाहिए। क्या पहनने चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे स्थानों पर लोगों को क्या पहनना चाहिए, उनको सूती तथा लिनन के कपड़े पहनना चाहिए। सूती और लिनन के कपड़े उन्हें पहनना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि ऐसे ये जो कपड़े हैं इनमें जो आग है वो थोड़ा धीमे पकड़ती है, ठीक है। ये जो कपड़े हैं वो जल्दी नहीं जलते हैं। तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कह रहे हैं कि फ्यूज जो तार होते हैं वो निम्नलिखित में से किस चीज़ के बने होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा फ्यूज जो होते हैं ये कई अप्लायंस में भी लगे होते हैं और साथ में हमारा जो बोर्ड वगैरह होता है एक्सटेंशन बोर्ड, उसमें आपने देखा होगा उसमें भी फ्यूज़ लगा होता है, ठीक। तो वो फ्यूज़ कह रहे हैं कि किसका बना होता है, तो फ्यूज़ जो है वो सीसा और टिन मिश्र धातु का बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है, सीसा और टिन का जो एक मिश्रण होता है उससे ये बना होता है। और जो फ्यूज़ का मेन काम होता है कि हमारे उपकरण की ये क्या करता है, सुरक्षा करता है, ठीक। अप्लायंस की क्या करता है, ये सुरक्षा करता है। कैसे करता है सुरक्षा, ठीक है। तो ये जो फ्यूज़ है वो किसको, ये पॉजिटिव तारों में हम इसको जोड़ते हैं, ठीक। जो पॉजिटिव तार होते हैं उसमें इसको जोड़ते हैं और इसका जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट, वो क्या होता है, काफ़ी कम होता है, ठीक। तो जैसे ही अप्लायंस पर जो हाई वोल्टेज आता है उस पर प्रवाहित होता है तो ये क्या होता है, उसको मतलब अपने आप ये गल जाता है, ठीक है। ये जो फ्यूज़ है वो गल जाता है जिससे जो सप्लाई होती है इलेक्ट्रिसिटी की वो बंद हो जाती है और हमारा जो अप्लायंस है, ठीक है, उपकरण है, वो शॉर्ट सर्किट से बच जाता है। नेक्स्ट है, कह रहे कि डीसी आपूर्ति के संदर्भ में फ्यूज प्रविष्ट किए जाते हैं। तो डीसी हो या एसी हो, ठीक है, डीसी और एसी दोनों में जो हमारा फ्यूज़ है वो हमेशा किस में, पॉजिटिव जो तार होते हैं, पॉजिटिव तार होते हैं उसी में इसको कनेक्ट किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है कि विद्युत ऊर्जा व्यक्त की जाती है निम्नलिखित द्वारा। विद्युत ऊर्जा जो है वो कह रहा है किसके द्वारा व्यक्त की जाती है, तो विद्युत ऊर्जा जो है, ठीक, वो होती है हमारी शक्ति इंटू समय। क्या होती है, शक्ति इंटू समय, यानी पावर इंटू टाइम के द्वारा। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है कि डीसी मोटर के आर्मेचर चालक में प्रेरित, डीसी मोटर के आर्मेचर चालक में प्रेरित शॉर्ट फॉर्म दिया है, ये इसका मतलब है विद्युत वाहक बल। क्या हुआ, विद्युत वाहक बल होता है। तो डीसी मोटर के आर्मेचर में जो विद्युत वाहक बल होता है वो होता है हमारा ज्यापक्रिय, ठीक है। कैसा होता है, ज्यापक्रिय।
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक ग्रिड सब स्टेशन में, ठीक है, जो प्राथमिक ग्रिड सब स्टेशन होता है उसके बारे में ये कह रहे हैं। ऑप्शन ए है कि किसी विशेष उपभोक्ता का पावर आपूर्ति के लिए वोल्टेज कम किया जाता है। नहीं भाई, किसी विशेष के लिए नहीं करेंगे। कह रहे वितरण और सर्विस लाइन के लिए आवश्यक वोल्टेज की आपूर्ति के लिए वोल्टेज कम किया जाता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सर्विस लाइन के लिए जो है आवश्यक वोल्टेज की आपूर्ति के लिए वोल्टेज को कम करते हैं, ठीक है। और इसको कम करने का जो रीज़न होता है, तो इसका रीज़न होता है कि इससे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका जो क्षरण है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का क्षरण है वो कम होता है इससे, ठीक है। ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी का जो क्षरण होता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित किस प्राइमरी सेल का आउटपुट वोल्टेज 1.5 वोल्ट ना होकर कुछ और होता है, ठीक। तो 1.5 वोल्ट ना होकर कुछ और होता है, तो वो है हमारा जिंक क्लोराइड, ठीक है। जिंक क्लोराइड जो सेल होता है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, जिंक क्लोराइड ZnCl2, ठीक। इसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो 1.5 ना होकर कुछ और होता है। तीसरा कह रहे हैं कि एक दिष्ट धारा 3 तार प्रणाली में संतुलक क्षेत्र किस उद्देश्य से क्रॉस संबंध किए जाते हैं। तो दिष्ट धारा का मतलब क्या होता है भाई? दिष्ट धारा मतलब यदि धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित हो तो ऐसी धारा को हम दिष्ट धारा कहते हैं। दिष्ट धारा शायद आपको समझ ना आ रहा होगा, इंग्लिश मीडियम वालों को तो वैसे भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये जो शब्द है दिष्ट धारा, तो इसका जो मतलब होता है डीसी, ठीक है, डायरेक्ट करंट। डीसी जो करंट है उसको हम लोग बोलते हैं दिष्ट धारा, और एसी करंट को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, यानी अल्टरनेट जो करंट होता है उसको हम लोग प्रत्यावर्ती धारा। डीसी जो करंट होता है वो सीधी रेखा में क्या है, सीधी रेखा में ट्रेवल करता है, मतलब एक ही, या कहें एक ही, मतलब हम कहें एक ही दिशा में ये है प्रवाहित होता है। और जो एसी होता है हमारा, एसी अल्टरनेटिव करंट जो होता है वो कैसा होता है, इसकी जो दिशा है, ठीक है, इसकी जो दिशा है वो परिवर्तित होती रहती है, ठीक। तो इसको हम लोग प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक दिष्ट धारा 3 तार प्रणाली में संतुलक क्षेत्र किस उद्देश्य से क्रॉस संबंध किए जाते हैं। तो ये जो क्रॉस संबद्ध किए जाते हैं वो किए जाते हैं हमारे कि जो न्यूट्रल यानी उदासीन के दोनों तरफ भार संतुलित हो जाए, ठीक है। न्यूट्रल जो तार रहता है उसके दोनों तरफ क्या है, भार जो है, वेट जो है, इसको बैलेंस बनाने के लिए किया जाता है। फिर कह रहे दूरबीन से जीवित कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा था। तो जीवित कोशिका की सर्वप्रथम जो खोज की थी या देखा था वो थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक। चलिए, और जो कोशिका शब्द है, ठीक है, सेल जो शब्द है, सेल शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो किया था हुक ने, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब? 1665 में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और आता है इसमें कि जो कोशिका का हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहता है, उसको क्या कहा जाता है? तो कोशिका का जहाँ अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। फिर कह रहे क्षुद्रतम जीवित कोशिका है। क्षुद्रतम जीवित कोशिका है। क्षुद्रतम बोले तो सबसे छोटी, तो सबसे छोटी जो जीवित कोशिका है वो है माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा होती है, ठीक। और सबसे बड़ी जो कोशिका होती है
सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो कैसी है? सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक, शुतुरमुर्ग। और सबसे लंबी जो है वो है हमारी क्या? तंत्रिका तंत्र। ठीक है, सबसे लंबी जो होती है वो होती है तंत्रिका तंत्र, याद रखेंगे आप। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि दो बूंदों को एक बूंद में बदलने के लिए एक दूसरे को मिला दिया जाता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है? ठीक है, मान लीजिए दो बूंदें हैं, ये उनको एक बूंद में मिला दिया जाता है, तो इस प्रक्रिया में जो है वो क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए, प्रत्यावर्ती यानी एसी, ठीक, AC टू DC कन्वर्ट करना है हमें। प्रत्यावर्ती को दिष्ट धारा में बदलने के लिए कौन सा उपकरण का हम लोग प्रयोग करते हैं? तो वो उपकरण है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रेक्टिफायर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रेक्टिफायर का हम लोग प्रयोग करते हैं। 26वां है कि अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है। तो अखिल भारतीय सेवाओं की जो नियुक्ति है वो की जाती है UPSC के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? UPSC के द्वारा। राइट आंसर यहाँ पर हो रहा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। सही बात है, करती है। इस तथ्य को सर्वप्रथम किसने प्रमाणित किया था? तो इस तथ्य को जो है सर्वप्रथम प्रमाणित किया था किसने? कोपरनिकस ने। किसने किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोपरनिकस ने। ठीक है, इस तथ्य को जो सर्वप्रथम प्रमाणित किया था वो थे कौन? कोपरनिकस। ठीक है, ये जो केपलर यहाँ पर दिए गए हैं हमें, केपलर ने किस चीज़ के बारे में कार्य किया है? तो केपलर ने ग्रहों की खोज की थी। किसकी? ग्रहों की खोज की। ठीक, और ग्रहों की गति का नियम भी दिया था इन्होंने। किसका? ग्रहों की गति का नियम। ठीक, ग्रहों की गति का नियम। गैलीलियो जो यहाँ पर दिए गए हैं, इन्होंने दूरबीन की खोज की। ठीक है, दूरबीन की खोज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि चांद का कोई वायुमंडल नहीं है। क्यों नहीं है चांद का कोई वायुमंडल? कह रहे यह बहुत दूर है। नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं है। इस पर कोई जीवित प्राणी नहीं है, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सभी गैसों का वर्गमाध्य वेग जो है चांद की सतह पर इनके पलायन वेग से अधिक है। ठीक है, सभी गैसों का वर्गमाध्य वेग जो है वो चांद की सतह पर इनके पलायन वेग से अधिक है। ठीक है, जैसे हमारे पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो कैसा है? 9.8 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, 9.8 किलोमीटर पर सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे दक्षिण पश्चिम की मानसून चलती है। तो दक्षिण पश्चिम जो मानसून चलती है वो चलती है हमारी कब? मई से लेकर सितंबर के बीच में। ठीक है, मई से लेकर सितंबर के बीच में। राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अंतिम प्रश्न है हमारा कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत में प्रकाशित होने वाला जो पहला समाचार पत्र था वो था हमारा बंगाल गजट। ठीक है, कौन सा था? बंगाल गजट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। तो इसी के साथ आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें और पढ़ाई भी ज़बरदस्त करते रहें। थैंक यू।